ओके जी, लेक्चर नंबर 55 का आगाज़ करते हैं और कुछ मुख्तसर बातें आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम IS-23 बोरिंग कॉस्ट के MCQs हैं जी, ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा इसी स्टैंडर्ड की जो है कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, थ्योरी पढ़नी है इसकी, और फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स हमने आज इंशाल्लाह शुरू करना है, उसके बारे में थोड़ी सी जो है ना बुनियाद डाल देते हैं। चले जी, शुरुआत करते हैं। 18वें पे आ जाइए, सफ़ा नंबर 100। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी MCQ नंबर 18। पढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनयूज्ड फंड्स ऑफ जर्नल बोरिंग्स इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो भाई साहब फरमाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनयूज्ड फंड्स ऑफ जर्नल बोरोइंग इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। सर सवाल ये है, जी आ जाइए, कि जो हम इन्वेस्टमेंट इनकम करते हैं जर्नल बोरिंग की, क्या सर ये चाय कौन से वाली है? ये मेरे वाली है जी। जज़ाकल्लाह मेरे दोस्त। चाय के दरख्त के नीचे घर पक्का है मेरे भाई का। आज कब तक चलेगी? सर जब तक आप हुक्म करेंगे तब तक चलेगी। बताएं सर। क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? नहीं बस ये घंटा ही चलेगी, मगर पे फ़ौरन बात खत्म हो जाएगी। ओके जी, भाई साहब फरमाते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम जब हम जर्नल बोरिंग्स के लिए जर्नल बोरिंग्स लेते हैं तो उस जर्नल बोरिंग को भी तो हो सकता है ना हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। अगर हम उसको इन्वेस्ट कर दें तो उसको इन्वेस्ट करने पे भी कोई ना कोई इनकम आती है। वो इनकम कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। सर ऐसा ही है जी? बिल्कुल सर, दो तरह के कर्जे हैं, एक स्पेसिफिक लोन है, एक जनरल लोन है। जो स्पेसिफिक लोन को इन्वेस्ट करके पैसे आते हैं वो तो हम बोरिंग कॉस्ट में से लेस कर देते हैं अगर कैपिटलाइजेशन वाला हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा हो, अदरवाइज वो भी प्रॉफिट लॉस में ही जाता है। लेकिन ये जो है जनरल फंड, चाहे कैपिटलाइजेशन हो रही हो चाहे ना हो रही हो, इसको तो कभी भी हम लेस नहीं करते, इसको तो हमेशा प्रॉफिट लॉस में लेके जाते हैं। तो ये तो सदाबहार सच है मेरे भाई। बी पढ़ते हैं, टू। Capitalization of borrowing cost always commences as soon as construction of a qualifying asset begins। वो कहता है कि जब भी काम शुरू हुआ कैपिटलाइजेशन शुरू कर दो। सर ये बात गलत है, क्योंकि हमें तो पेमेंट भी देखनी पड़ती है और हमें लोन रिसीट भी देखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई। सर आपका नाम? ओके मेरे भाई, कैमरे पे मैं आपका नाम नहीं लूंगा, कैमरे पे आप हमेशा शौकत ही रहेंगे। On यकम जनवरी 17 और यकम जनवरी 2021 a company borrowed 20 million at 9% per annum for the purpose of constructing an asset. The company started construction on यकम फरवरी 2021 and paid rupees 8 million on यकम मार्च 21 and rupees 12 million on यकम जुलाई 21. The asset was ready to use on यकम सितंबर 2021. Surplus funds were invested at 6%. The borrowing cost that can be capitalized. सर यकम जनवरी को हमें लोन रिसीव हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई यकम फरवरी 21 को और फर्स्ट पेमेंट हुई यकम मार्च 21 को। देखिए सर, लोन रिसीव कब है जी? यकम जनवरी 21 लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? यकम फरवरी 21। और पहली पेमेंट कब हुई? यकम मार्च 21। तो सर कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन तो यहां से होनी चाहिए ना, यकम मार्च 21 से। और एसेट वाज रेडी टू वर्क कंप्लीटेड है जी यकम सितंबर 21। तो कितने महीने बने? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। सर 6 बन गए? 6 नहीं बने? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने बन गए। अब वो कहता है कि जी सरप्लस फंड्स इन्वेस्टेड 6%। तो सर मेरे ख्याल में अगर हमने 20 मिलियन कर्जा लिया था और ये स्पेसिफिक कर्जा था तो इंटरेस्ट तो सर 20 पूरे पे ही लगेगा। क्या ख्याल है? और इंटरेस्ट कितना है जी? 9%। इसको कर देंगे 6/12, आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। इसमें से आप रिसीट पेमेंट शेड्यूल बना के सरप्लस फंड्स निकाल ही सकते हैं कि सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट किस रेट पे होगी, वो माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे हाल में काम आप कर ही लेंगे। 16 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ क्वालिफाइंग एसेट अंडर द IS-23 बोरिंग कॉस्ट। वो कह रहे हैं इसमें से कौन सा जो है वो बोरिंग कॉस्ट को कौन सा जो है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। इन्वेंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एसेट्स दैट आर रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज व्हेन एक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो भाई कौन सा नहीं है जी क्वालिफाइंग एसेट? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एसेट्स दैट आर रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज व्हेन एक्वायर्ड। सर बताइए सर इसमें एक कौन सा नहीं है सर? हाँ जी, जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ना पीछे वो सी है भाई, अगर आप जाके देखेंगे तो सी है। जो एसेट्स ऑलरेडी तैयार होते हैं वो हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ठीक होगी बात? ओके।
जी जी, हाँ जी, जरा पढ़ें जाके, मैं बता एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जी सर, भाई सर ने सवाल पूछा इन्वेंट्रीज कैसे क्वालिफाइंग एसेट है। सर आइए ज़रा हम ये बात पढ़ते हैं। असल में चलें छोड़ें, लॉजिकल बता देते हैं जी। अगर आपका काम ही बिल्डिंग्स बेचने का है और उसके लिए आपने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग अब आपके लिए इन्वेंट्री है ना, तो इसका मतलब है कि वो क्या हुआ आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट। चाहे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है आज। सवाल नंबर 15, पिएगा मेरा भाई चाय? शौकत भाई चाय पियेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड? ले जी, भाई साहब फरमाते हैं इफ फंड्स हैव बीन अरेंज फ्रॉम वेरियस जनरल बोरिंग्स द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इज बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग। वो कहता है कि अगर आपने डिफरेंट किस्म की जनरल बोरिंग्स ली हुई हैं तो आपने जो रेट लेना है कैपिटलाइजेशन के लिए वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। सर ये दुरुस्त कह रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही हम कैपिटलाइजेशन रेट जो निकालते हैं वो वेटेड एवरेज ही लेते हैं ना, दैट इज द वेटेड एवरेज। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंसेस एज सून एज द एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज इनकर्ड। सर झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कंटिन्यूज अंटिल द एसेट इज ब्रॉट इनटू यूज। हमेशा होती रहती है जब तक एसेट इस्तेमाल में नहीं आता, करते रहो कैपिटल। और नहीं सर, बीच में सस्पेंशन भी आती है। नहीं सर, हम तो वर्क कंप्लीटेड पे बंद कर देते हैं, हमें क्या लगे वर्क कंप्लीटेड के बाद एसेट इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंसेस एज सून एज बोरिंग कॉस्ट। जैसे ही इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हुआ कैपिटलाइजेशन शुरू कर दो। नहीं सर, हम तो लेटर ऑफ देखते हैं। तो आई थिंक ए इज द राइट ऑप्शन। 14th पे आइए, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देना चाहिए। कब रोक देना चाहिए? रोक देना चाहिए व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। जब तमाम काम हमारा मुकम्मल हो जाए। ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले। नहीं सर, जब काम खत्म हो जाए तो सस्पेंड थोड़ी होती है, फिर तो खत्म हो जाती है। ए में तो ये कहना चाह रहा है ना कि जब काम खत्म हो जाए तो सस्पेंड कर दो। नहीं सर, सस्पेंड नहीं होती, पक्की पक्की खत्म हो जाती है। ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज। नहीं सर, अगर नेसेसरी पार्ट है ना तो कैपिटलाइजेशन होती रहती है, क्योंकि ये रूटीन सस्पेंशन है। रूटीन सस्पेंशन में तो हम कैपिटलाइजेशन नहीं रोकते। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड। सर जब भी आपके एसेट की डेवलपमेंट में इंटरप्शन रहेगी तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर देंगे। मुझे तो सी लग रहा है। ऑल ऑफ द अबव तो कहीं से भी नहीं है भाई। तो 14th का सी आंसर है। आइए जी 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट अंडर आईएस 23। सर आपके साथ ना ये मजाक कर रहा है। हाँ जी बताइए, क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है? कौन सा इसमें से क्वालिफाइंग एसेट नहीं है? मेड टू ऑर्डर, वो क्या होता है? जी, कौन सा इसमें से क्वालिफाइंग एसेट नहीं है? मैस प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्या करेंगे? सर देखें, मैं पहले बी सी और डी पढ़ाता हूं, ए पढ़ाना फिर मुझे मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्या जी? पौधे बनाना, सॉरी पौधे बनाने नहीं, प्लांट बनाना। अगर आप कोई एसेट नए सिरे से बना रहे हैं तो ये तो क्वालिफाइंग एसेट है। मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री, एक भाई साहब आए आपके पास और कहा पिज्जा लगा दो। नहीं सर, ये क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी है। उसने कहा कि भाई मुझे जो है ना ऊंट वाला पिज्जा लगा दो, ऊंट वाला, और उसके अंदर ना चीज मत डालना, उसके अंदर ना चीज के बजाय ऊंट की खाल डाल देना। और वैसे ही कहने को ही है ना, कहने को कुछ भी कह दो। तो ये मेड टू ऑर्डर है मेरे भाई। ये अब आपको जरा सोचना पड़ेगा, जरा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नए सिरे से चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। इसको हम बोलते हैं मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तो अब आपने पढ़ ही लिया हुआ है, वो भी इसके अंदर आ सकता है। सर मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री वो होती है जो आप थोक के हिसाब से बनाना शुरू कर दें। किताबें प्रिंट हो रही हैं तो प्रिंट होती जा रही हैं, सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगेगा उसके ऊपर।
तो इसका मतलब है कि जब सब्सटेंशियल टाइम लग ही नहीं रहा, मेड टू ऑर्डर में लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, इन्वेस्टमेंट में लगेगा, मैस प्रोड्यूस में सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगेगा भाई, वो तो आप टकाटक बनाई जाएंगे बनाई जाएंगे बनाई जाएंगे। तो इसका मतलब है ए क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, ये सब्सटेंशियल वक्त नहीं ले रहा। ओके, आगे चलिए। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, सॉरी गाजी, नॉट शहीद लिमिटेड, इट्स गाजी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस बिल्डिंग एंड इज कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 23। The office is almost complete. The only remaining work is to install furniture. Is GL allowed to continue capitalizing the borrowing cost? हाँ जी बताइए सर, आप ही बताइए। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, अब सिर्फ फर्नीचर इंस्टॉल करना बाकी रह गया है, क्या हम अभी भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते रहें? हाँ, नहीं, पता नहीं, कोई जवाब नहीं। क्या नहीं सर, जवाब नहीं, नहीं कौन सा वाला? डोंट कनो, अच्छा नो, बी। भाई कह रहे हैं बी कि भाई जीएल को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करे। आंसर इज नो। हाँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, ऑफिस बिल्डिंग एक अलग एसेट है, कंप्लीट हो गया, फर्नीचर एक अलग एसेट है, तो आप उसको उसके साथ मिक्स तो ना करें। वो तो हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एसेट्स आपस में इंटरलिंक्ड हो तो फिर नहीं रोकते हम। वो याद है, बिल्डिंग्स एक ही जगह पे बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग्स का सेम डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, और अगर एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है तो एक कंप्लीट हो गई तो दूसरी को कैपिटलाइजेशन जो है वो आप हो भी रही है तो करते रहे, एक को रोक दें, ठीक है। लेकिन अगर उनका आपस में लिंक ही कोई नहीं है तो बस रोक दें सर, फिर क्यों करना है आपने? ठीक है मेरे भाई, तो बोले, आज तो एक ही है बोलने वाला, एक ही होता बोलने वाला, फिर उसको क्या करते हैं? सब इंसान बोलो, कैमरा लगा हुआ है। सर ये काट दीजिएगा लाइन, बड़े बड़े बड़े। सर आप बैठ जाएं, आपको किस बात की सजा मिली हुई है? सवाल नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू कमेंस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। वो कहता है जी इसमें से कौन सी जो है वो कंडीशन नहीं है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के लिए। मतलब क्या है सर इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू कमेंस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। यार ये मुझे बड़ा अजीब सा सवाल लग रहा है। इसको अगर हम यूं कर लें कि इसमें से कौन सी कंडीशन है, क्या ख्याल है? इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं है? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के लिए। एक्सपेंडिचर्स आर बीइंग इनकर्ड, हमारे लिए तीन शराइत क्या है? लोन रिसीव्ड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, वर्क स्टार्टेड। इन तीनों में से अगर नहीं होगी तो हमने हाईलाइट कर देनी है। एक्सपेंडिचर्स आर बीइंग इनकर्ड, ये तो मेरे हाल में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट वाली बात है, ये तो है कंडीशन। बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, लोन रिसीव्ड, लोन रिसीव्ड। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग हैज कमेंस्ड, हमने कर्जे की वापसी शुरू कर दी है। नहीं सर, ये किधर है सर? इन तीनों में से किधर है वो? लोन रिसीव्ड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट है सर, फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। तो इसका मतलब है ये तीसरा तो नहीं है। एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल हैव कमेंस्ड, वर्क स्टार्टेड। तो मेरे में ए, बी और डी तो है, सी जो है ना ये मुझे लग रहा है झूठ बोल रहा है। सी द राइट आंसर। आ जाए मेरे भाई 10वें पे। When activities to prepare an asset for its sale or use are suspended, borrowing cost must be। जब एक्टिविटीज खत्म सस्पेंड हो जाए तो बोरिंग कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, इक्विटी में फेंकना पड़ेगा। हाँ जी, सस्पेंशन में क्या करते हैं बोरिंग कॉस्ट को? भाई कह रहे हैं इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं कि इग्नोर होते हैं? एक्सपेंस करते हैं मेरे भाई, इग्नोर नहीं करते। इग्नोर करोगे तो मेरे भाई इग्नोर हो जाओगे, इसलिए इग्नोर नहीं करते कभी भी। तो एक्सपेंस करते हैं मेरे भाई, कैपिटलाइजेशन चूंकि सस्पेंशन। अच्छा यहां पे जो सस्पेंशन की बात है ना, सस्पेंशन यहां पे आप ना रूटीन की ना समझें, अनरूटीन की समझें, क्योंकि अनरूटीन में ये बात होगी, रूटीन में तो हम कैपिटलाइज करते ही रहते हैं। सब अच्छा है मेरे भाई। यार इस टाइम क्लास सही है कि सुबह के टाइम सही है? हर टाइम ठीक है सर, हम स्टूडेंट लोग हैं, हमें क्या लगे, हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारा तो काम है पढ़ना। यार कभी कभी ना मैं हिसाब लगाता हूँ, वैसे आपको एक मजे की बात बताऊँ, कभी कभार ना मैं वैसे ही ज़हन में सोचता हूँ कि यार हम पढ़ाते हैं तकरीबन 108 घंटे, तकरीबन 108 घंटे नहीं, 108 घंटे नहीं सॉरी, 108 इंटू 1.5 करें ज़रा, कितने 150 घंटे कर लें, चले मोटा मोटा 150 घंटे कर लें। हम 150 घंटे ये पढ़ाते हैं पूरे 4 महीने लगा के। सर अगर एक दिन में 8 घंटे का सेशन हो और 150 को 8 पे डिवाइड किया जाए तो तकरीबन तकरीबन ये 20 दिन बनते हैं। सही बात है, 20 दिन FAR 1,
20 दिन कॉस्ट, 20 दिन टैक्स, खत्म हुई बात, ऐसी खप डाली होती है। और फिर रक्षों के पीछे लिखा होता है 20 दिन में FR1 के गुरु बने। ऐसे ही होता है ना, यही लोग होते हैं वो। तो देखिए भाई ने साबित कर दिया कि 20 दिन में आप FR1 के मास्टर बन सकते हैं। लेकिन मसला है 8 घंटे पढ़े कौन और 8 घंटे पढ़ाए कौन। ठीक है, इंसान की ना जरा समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, एक वक्त आता है अब में तो कभी थी नहीं समझने वाली सलाहियत, खत्म का होनी है आगे चले, सवाल नंबर 9 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बोरिंग कॉस्ट अंडर IAS 23? इसमें से कौन सा जो है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं समझा जाता IAS 23 में? इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड बाय द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to the interest cost, principal repayments on a loan for property plant equipment। हाँ जी, 9वें का क्या जवाब है मेरे भाई? सर देखिए, पहले बात करते हैं रूटीन की, छोड़े बोरिंग कॉस्ट, IAS 23 आप पढ़ रहे हैं। सर प्रिंसिपल रीपेमेंट जो होती हैं लोन की, सर क्या वो बोरिंग कॉस्ट होती है कि वो आपकी लाइबिलिटी की वापसी होती है? वो इंटरेस्ट कॉस्ट तो नहीं है। तो सर डी तो कहीं से इंटरेस्ट कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट होगी तो ही आप उसको IAS 23 बोरिंग कॉस्ट में गिराएंगे ना। तो सर डी में तो कहता है प्रिंसिपल रीपेमेंट्स, जो मेन उधार आपने लिया हुआ है आप उस उधार की वापसी कर रहे हैं। तो मुझे तो सर ये समझ आ रहा है कि ये इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, तो बोरिंग कॉस्ट कैसे हो सकता है। अब आते हैं जरा टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड बाय अफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। अफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड पता है आपको क्या होता है? सर आप यही समझ लें कि हम जो वेटेड एवरेज निकाल रहे होते थे ना, वो इफेक्टिव ही होता है, क्योंकि एक पे 10 लगा, एक पे 12 लगा, एक पे 16 लगा, एक पे 18 लगा, एक पे 6 लगा, एक पे 3 लगा, यूं है। या यूं कर लें कि आप जब मैट्रिक में होते थे, नहीं होते थे सॉरी, मैट्रिक तो आपका रिजल्ट ही फारग है सबका, 5वीं में होते थे जब कोविड नहीं होता था, तो आपके हर सब्जेक्ट में नंबर आते थे डिफरेंट परसेंटेज, एक में 100%, एक में 98, एक में 96, एक में 40, एक में 60, एक में 65। एक ओवरऑल एवरेज होती थी, जिससे पता लगता था कि हर सब्जेक्ट में इतने इतने ही है नंबर। परसेंटेज का मतलब ये होता है ना कि इतने इतने नंबर हैं। तो मेरे भाई यहां पर भी जो अफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड है ना, जब डिफरेंट कर्जों पे डिफरेंट रेट्स होना, तो हम एक जेनेरिक रेट निकाल लेते हैं कि सब पे इतना तो लग ही रहा है। ये वो बात होती है, और जनरल लोन में हम यही करते थे। ओके भाई, फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, कर्जे के जितने भी फाइनेंस चार्जेस हैं, वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए या उसके ऊपर कोई भी चार्जेस हैं, वो भी हम बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, उसको भी छोड़ दें, वो भी शामिल है। Exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to the interest cost। बड़ी जबरदस्त बात है। टैक्स पढ़ लिया मेरे भाई ने? ओ मैन पास, ओ मैन टैक्स पास। सर टैक्स के अंदर जो पढ़े हैं टैक्स, उनके लिए टैक्स की किताब में है चैप्टर नंबर 8। अच्छा, जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ ना, वो दिल ना हारे, अभी उनको भी बताता हूं। ये जरा मैं टैक्स वालों को जरा बता दूं, कम से कम एक साइड तो काबू होना, ये तो साइड पे होना, फिर बाकियों को देख लेते हैं। चैप्टर 8 होता था किताब में, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। क्या याद है मेरे भाई को? अच्छी तरीके से याद है। उसके अंदर सेक्शन 76 होता था कॉस्ट वाला, याद है मेरे भाई को? बोलना शुरू हो गया है। इसके अंदर एक बात थी कि अगर आपने कोई भी एसेट फॉरेन करेंसी लोन से खरीदा, याद आया कुछ? तो एनी इंक्रीज डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये टैक्स में लिखा हुआ है कि आपने अगर $100 जो है वो कर्जा लिया, 1000 कर लें, 1000 कर्जा लिया, और उस वक्त डॉलर का रेट था 90 रुपए, 90,000, और जब आपने इसकी वापसी शुरू की, वापसी में आपने $100 की किस्त पहले दी, उस वक्त डॉलर हो चुका था 100 रुपए का, आपने कितना वापस किया? 10,000। सर गया 100 पे, आया था 90 पे, तो सर क्या आपको 10 रुपए पर डॉलर का लॉस हो गया? और उस पे आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी आपने 100 की पेमेंट किया है, तो 1000 रुपए का आपको लॉस हो गया भाई। ये जो इसको कहते हैं एक्सचेंज गेन लॉस, यानी आपने जब सर्विस एक्वायर की थी या आपने जब चीज खरीदी थी तब डॉलर सस्ता था, और जब पेमेंट करने की बारी है तो डॉलर महंगा था। अब जाहिर बात है सर, आपके पास रुपए पड़े हुए हैं, आपकी जेब में 100 रुपए है, आपने क्या किया, आपने बाहर से ना $10 की चीज मंगवाई जिसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपये में 100 के बराबर थी। अब 5 दिन बाद जब आप पेमेंट करने गए तो पता लगा उस दिन $10 100 के नहीं है बल्कि 120 के हो चुके हैं। अब आपकी जेब में तो 100 पड़ा हुआ है, अब 20 रुपए कहां से लाएंगे? 20 रुपए मजीद इजाफी पकड़ेंगे, वो 20 रुपए आपका एक्सचेंज लॉस है। अब यहां पे वो ये बात करता है कि अगर आपने कर्जा पाकिस्तान में बैंक की बजाय बाहर के बैंक से वसूल किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डॉलर में ही होगा,
डॉलर में ही होगा। तो जब आप इंटरेस्ट डॉलर में करेंगे तो सर उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि डॉलर अगर आपने इंटरेस्ट 100 रुपया $100 बुक किया 100 के हिसाब से तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बना, ऐसे ही है। लेकिन जब आप इसकी पेमेंट करने गए तो उस वक्त डॉलर की वैल्यू हो चुकी थी मिसाल के तौर पे 120, यानी कि ये बन चुका था 12,000। तो सर ये जो 2,000 का लॉस आ गया ना आपको, एक्सचेंज लॉस करेंसी में फ्लक्चुएशन की वजह से, वो कहता है कि इसको इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बना दो। आप ये नहीं कहोगे कि ये 2,000 एक्सचेंज लॉस है, आप कहोगे कि भाई पहले मेरा इंटरेस्ट अगर 10 था तो 12,000 की इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई है। ये वो यहां पे कहना चाह रहा है। तो सर ये भी हमारी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा। तो अगर सवाल में कभी आ जाए कि आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया है और फॉरेन करेंसी लोन जब लिया हो किसी और रेट पे हो और जब उस पर आप पेमेंट करने जाए इंटरेस्ट की वो डिफरेंट रेट पे हो तो ज्यादा रेट हो जाए, तो डिफरेंशियल अगर कोई लॉस आ जाए ना उसको भी इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बना दीजिएगा। होए 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 होए, आदत ही बना ली है तुमने अपनी मुनीर, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, तो जिस क्लास में भी जाना उकताए हुए जाना। ये हाल है आप लोगों का। ओके ओके मेरे दोस्त, आज हमारे एक ही दोस्त क्लास में बैठे हैं, बहुत सुकून है क्लास में माशाल्लाह। वैसे भी सुकून ही होता है, आप कौन सा बोलते हैं। माशाल्लाह बैठे हैं, हाथ में कॉफ़ी के कप हैं, कंबल में बैठे हैं और लेक्चर देख रहे हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ काश मुझे दोबारा मौका मिल जाए सीए करने का। अस्तगफुरुल्लाह, ना मिले ना मिले। नहीं नहीं सर मैंने नहीं कोशिश करनी, बस एक दफ़ा बहुत है, एक दफ़ा बहुत है। An entity uses funds from its journal borrowings to build a new production facility. हमने जर्नल बोरिंग से फंड्स लिए नई प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए। डिटेल्स ऑफ द एंटिटीज बोरिंग्स आर शोन अंडर। 10 मिलियन 6%, 6 मिलियन 8%। एवरेज रेट निकाल लेंगे आप, कैपिटलाइजेशन रेट। The entity used 12 million of these funds to construct the facility which was under construction of the entire year. How much interest should be capitalized? हाँ तो ठीक है, आप 10 और 6 का निकालेंगे क्या, कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, और उसको 12 मिलियन पर लगा के तो आप क्या करेंगे, अपनी जनरल बोरिंग की कॉस्ट निकाल लेंगे। क्यों मेरे भाई, सब अच्छा है, आसान बात है, वेरी इजी, लेमन स्क्वीजी। सवाल नंबर 7, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कर्जे इन प्लेस थ्रू आउट द ईयर एंडेड 31, 10%, 8%। ऑन यकम जुलाई 18 रुपीज 50 मिलियन वॉज ड्रॉन डाउन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलिंग ऑफ एसेट विच, सर जनरल बोरिंग्स हैं, दोनों जनरल बोरिंग्स हैं। हमने इसमें से 50 मिलियन का कर्जा ले लिया, तो सर आप 10% और 140, 8% और 200 को लेते हुए कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे। बोले सर। हाँ सर आपको क्या पता पहले वाले में से लिया, ये कौन सा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होता फिर तो बात थी, तो है ही जनरल। तो आप क्या करेंगे, जो 140 मिलियन का कर्जा है उस पर 10% लगाएंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे, यही करेंगे ना। 140 पे अगर आप 10% लगाते हैं, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है मेरे भाई, पूरा साल ही रहा है ना। हाँ बिल्कुल पूरा साल रहा है। इस पे 14 का इंटरेस्ट, और दूसरे पे आइए 8% है, 200 का 8% कितना बना, 16 बनेगा। तो ये टोटल कर्जा हो गया 30 का और टोटल कर्जा हो गया 340 का। तो 30 डिवाइड बाय 340 इंटू 100 कितना, 8.82%। ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट है मैन। और इसको 50 मिलियन पे लगाएं और 6 महीने चूंकि आपने ये इस्तेमाल किया, तो फिर क्या होगा मेरे भाई, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप यहां से अपना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, 50 मिलियन इंटू 8.82% इंटू 6/12, 2.2। भाई कहने 2.2। ओ मैन, डी ऑप्शन। भाई मेरे आंसर भी चेक करते जा रहे हैं। हाँ मैन। अच्छा वैसे अगर कभी मैं दोबारा सीए करूं तो क्या आपको लगता है मैं कर पाऊंगा? सारे कौन से पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, मतलब इमरान, सॉरी आई वॉज अबाउट टू से कि जो बंदा ऑलराउंडर है, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड बैक सर प्लीज। वो ये दैट वाज अनइंटेंशनल, क्योंकि वो जो बंदा सारी काम कर लेता है ना उसको फिर बोलते हैं। नहीं सर देखें, टैक्स, कॉस्ट और FR1 तीन ही पास होंगे ना, R2 भी साथ, एवं निकल जाएगी R2 भी साथ। जाने दे यार, R2 दुनिया ही अलग है, कंसोलिडेशन आ जाती है उसके अंदर। ऐसे तो नहीं होता ना मेरे भाई।
फिर सुना है आगे ऑडिट भी बड़ा मुश्किल हो चुका है, MFA भी सुना है उससे भी मुश्किल है, B लॉ C लॉ तो वैसे ही मुझे नहीं आता। हाँ वैसे ही हो जाता है, हाँ ऐसे ही तो सर, ऐसे ही हो जाता है, तो सारे पास हो गए हैं। तो मेरा भाई कौन सा पेपर फंसा के बैठा हुआ है? नहीं सर, R1 ही पहली बार पढ़ रहा हूँ, साथ ऑडिट पढ़ रहा हूँ, बहुत लगी रही है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे भाई आपको। चले जी, हम थे छठे पे, जैज लिमिटेड। जैज लिमिटेड हैज बोरोड 24 मिलियन टू फाइनेंस द बिल्डिंग ऑफ ए फैक्ट्री। स्पेसिफिक हो गया भाई, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 2 साल जो है वो कंस्ट्रक्शन रहेगी। द लोन वाज ड्रॉन डाउन एंड इनकर्ड ऑन यकम जनवरी 2019 एंड वर्क बिगैन ऑन यकम मार्च 2019। कर्जा लिया गया जनवरी को, ओके, और काम शुरू हुआ यकम मार्च को। तो हम लेटर ऑफ पे जाते हैं। रुपीज 10 मिलियन ऑफ द लोन वाज नॉट यूटिलाइज्ड अंटिल यकम जुलाई 19। तो सर ये तो मेरे ख्याल में सरप्लस फंड्स पड़े होंगे। So JL was able to invest it until needed. JL is paying 8% on the loan and can invest surplus funds at 6%. Calculate the borrowing cost to be capitalized. हाँ जी सर, कब से कैपिटलाइजेशन शुरू होगी? यकम मार्च से। हाँ जी, यकम मार्च से लेके 31 दिसंबर तक आप 24 मिलियन पे लगा दें कितना जी? 8%। 8% ही होगा ना 8 माह के लिए, सॉरी 10 माह के लिए। और 10 मिलियन पे आप 6% लगा दें, तो मेरे ख्याल में कब से कब तक? मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून। सर 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ठीक हो गया मेरे भाई, सब अच्छा है। तो क्या वैसे आपने निकाले आंसर? मेरे ख्याल में चलें यार, ये मुझे ना थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका ना थोड़ी सी वर्किंग बना दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। जी भाई, कर्जा कब आया और कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई? यकम मार्च को ना, क्योंकि काम हमारा यकम मार्च को शुरू हुआ है। तो सर आप यकम मार्च से लेके 31 दिसंबर 10 महीने बनते हैं। आप क्या करेंगे? कर्जा कितना है? 24 मिलियन। 8% इंटू 10/12, ये तो आपका हो गया जी स्पेसिफिक लोन, उसके ऊपर बोरिंग। इसमें से आपने इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करनी है। अब उसने आपको कोई रिसीट पेमेंट शेड्यूल का डाटा तो नहीं दिया, लेकिन वो आपको ये कह रहा है कि 6% सरप्लस फंड पे आपको अमाउंट मिल रही है और 10 मिलियन ना यकम जुलाई तक यूटिलाइज नहीं हुआ। तो सर अगर मैं मार्च से शुरू कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन, तो इन्वेस्टमेंट इनकम की कमी भी यकम मार्च से शुरू होगा ना। तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने शायद इन्वेस्ट रहेंगे, यकम जुलाई को तो फारग हो जाएंगे। तो 10 इंटू 6% इंटू 4/12, जो अमाउंट आएगी वो आप लेस करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, शौकत मेरे दोस्त, कब बड़े शौकत बनोगे तुम? कब सबसे बड़े शौकत बनोगे तुम? आगे चलिए, सॉरी पीछे चलिए। सवाल नंबर 5, शाइन लिमिटेड, दुर्गशंदा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैंक लोन्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ 2018, 9%, 11%। सर जनरल लोन आ गए। एसएल बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट ऑन यकम अप्रैल 2018। सर वर्क स्टार्टेड एंड विदड्रू फंड्स ऑफ रुपीज 6 मिलियन ऑन दैट डे टू फंड कंस्ट्रक्शन। और उसी दिन हमने पैसा जनरल लोन से निकाल लिया, तो ठीक हो गया सर, यहीं से बोरिंग कॉस्ट का आगाज हुआ। ऑन यकम अगस्त 18 एन एडिशनल 2 मिलियन वॉज विड्रॉन फॉर द सेम पर्पज। ठीक है जी, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट। ओ सर इतना आसान सवाल। सर ऊपर वाले दोनों कर्जों की मदद से आप निकालेंगे अपना कैपिटलाइजेशन रेट। यकम अप्रैल से लेके कब तक? अप्रैल से लेके काम कब खत्म हुआ? 31 दिसंबर तक। हाँ, यकम अप्रैल से 31 दिसंबर तक 6 मिलियन पे लगेगा इंटरेस्ट रेट, और अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक लगेगा 2 मिलियन पे। तो मेरे हाल में कोई मुश्किल बात नहीं है। सवाल नंबर 4, an entity decided that not all of the funds raised were needed immediately and temporarily invested some of the funds for 1 month before the construction started earning charges or interest। एंटिटी ने यह फैसला किया कि तमाम फंड्स जो हैं वो हाँ, अभी जितने पैसे हमने कर्जे की फॉर्म में लिए वो अभी फौरन नहीं चाहिए, और कुछ फंड्स 1 माह के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले इन्वेस्ट कर दिए। सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले, इसका मतलब है अगर लोन भी रिसीव हो गया, अगर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो गई, लेकिन अगर वर्क स्टार्टेड नहीं हुआ, तो अभी तक कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी। तो भी देखें, उसने कहा ना कि वर्क अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरे भाई, बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट नहीं हुई। इसका मतलब है ये इन्वेस्टमेंट इनकम कभी भी आपकी लेस नहीं हो सकती। सवाल क्या है? हाउ शुड द 40,000 बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर बताइए क्या होना चाहिए?
नेट ऑफ द अमाउंट कैपिटलाइज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नेट ऑफ कर दें, नेट ऑफ नहीं कर सकते। टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट और लॉस में इन्वेस्टमेंट इनकम, ये कुछ बात समझ आ रही है, प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे ना, नहीं तो उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम में तो नहीं क्वालिफाई करेगी ना। हाँ, लेस नहीं होगा ना सर। देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम तो बनेगी आपकी, पहले आप एंट्री करते थे बैंक में, जो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम आती थी, डेबिट, कैश, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं ना। अगर कैपिटलाइजेशन होगी तो डेबिट, कैश, क्रेडिट, एसेट, एसेट को ही करेगा ना, या इंटरेस्ट एक्सपेंस कर दे, यही होगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन नहीं होगी इसकी। तो अगर तो ये कैपिटलाइजेशन से पहले का इंटरेस्ट है सर, इनकम तो होगी लेकिन ये एसेट को कम नहीं करेगी, प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी। ओके, तो बी तो समझ आ रहा है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव, और सर ये अनरियलाइज्ड गेन थोड़ी है जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव में जाए। डिडक्टेड फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अजीब फजूल बात कर रहा है। तो सर बी इज द राइट ऑप्शन। 3 पे आइए सर, अब ये न्यूमेरिकल बेस सवाल ही है, वैसे ये तो आप कर सकते हैं, पढ़े जरा तीसरा, देखें कुछ समझ आती है। फाइन लिमिटेड रिसीव 10 मिलियन लोन एट 7.5% ऑन यकम, द लोन वाज स्पेसिफिक लोन आ गया मेरे भाई। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोर कमेंस्ड ऑन यकम में 2017 एंड इट वाज कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर यूज ऑन 28 फरवरी एंड बट डिड नॉट ओपन फॉर ट्रेडिंग अंटिल यकम अप्रैल। तो सर हम तो कब करेंगे, जब कंप्लीट हुआ, हम तो कंप्लीट तक देखेंगे, तो बस तब तक कैपिटलाइज कर दें। मेरे हाल में सवाल में तो कुछ भी नहीं है, देयर इज ओनली वन स्पेसिफिक लोन। देखें सर 2 और 3 में क्या फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ऊपर और नीचे यह है कि नीचे पूछ रहा है कैपिटलाइज कितना होगा और ऊपर पूछ रहा है एक्सपेंस आउट कितना होगा। तो सर जो सजेशन और कमेंसमेंट के दरमियान वाला टाइम पीरियड है वो कैपिटलाइज होगा, और जो इसके 12 मार्क का है वो एक्सपेंस आउट होगा। Which two of the statements below regarding IS 23 borrowing costs are correct? इसमें से कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? Borrowing costs must be capitalized if they are directly attributable to qualifying asset, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। Borrowing costs should cease to be capitalized once the rated asset is substantially complete, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। Borrowing costs must be capitalized if they are directly attributable to non-current asset, नहीं सर, qualifying asset हर non-current asset पे नहीं होती, सिर्फ qualifying पे। गलत है ये। Borrowing costs may be capitalized if they are directly attributable to qualifying assets, क्या मतलब? यस, गुड पॉइंट। मैं वही सोच रहा था फर्क क्या है दोनों में, तो भाई ने बता दिया कि पहले में मस्ट है, लाजमी है, और डी में लिखा हुआ है में। सर जब हमने ये बोरिंग कॉस्ट पढ़ा था ना, शायद उसमें भी शायद ऐसे ही था, या उससे कुछ अरसा पहले ऐसे था। उस वक्त ऑप्शन होती थी कैपिटलाइज करना है कर लो, नहीं करना ना करो, तो शायद इसलिए उसने डी में लिखा हुआ है। अब तो लाजमी है, तो इसका मतलब है ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक होगी बात? ले जी, ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब कुछ बोरिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड की कुछ रीडिंग करनी है, वो करते हैं। सर मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके, तो बहरहाल सर ऐसे ही है, प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के हैं, नौकरी का भी प्रोज एंड कॉन्स है, बिजनेस के भी प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन मेरा मशवरा वैसे है कि फारिग करें नौकरी। हाँ, लेकिन फिर भी एक जो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका अपने बिजनेस में होता है ना, मेरे ख्याल में वो नौकरी में नहीं होता। नौकरी में जो है ना, आप एक, जिसके लिए एक बड़ा वर्ड यूज होता है, कुएं के मेंढक बने होते हो। यू जस्ट थिंक कि बस ये कुआं है और यही है, बस मैंने यही रहना। आप कुएं से बाहर आते हो ना, आपको दुनिया नजर आती है, फिर कहते हो जी ये भी है, ये भी है, ये भी है। और हमारी जो फील्ड है ना भाई, हमारी फील्ड के अंदर तो हम जब नौकरी कर रहे होते हैं ना, तो हमें तो या तो अकाउंट्स का बना दिया जाता है, या हमें फाइनेंस का बना दिया जाता है, या हमें टैक्स का बना दिया जाता है, या हमें एक्सटर्नल ऑडिटर बना दिया जाता है, या हमें इंटरनल ऑडिटर बना दिया जाता है, या हमें कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट लॉ वाला बना दिया जाता है। और ये आप डिसाइड नहीं करते, मजे की बात है, ये डिसाइड करती है आपकी पहली नौकरी। जहां पे आपने पहली नौकरी कर ली ना, अगली नौकरी कहेगी भाई आपने तो टैक्स में काम ही नहीं किया हुआ, आपने तो अकाउंट्स में काम किया, तो अकाउंट्स में आ जाए, तो आपकी जिंदगी उसी डगर पे चलती रहेगी। लेकिन जब आप अपनी फर्म अगर बनाते हैं, आप इस तरफ आते हैं, तो आपने अगर जिंदगी में अकाउंट्स ही किए हुए ना, वो कहेगा भाई मुझे तो टैक्स का काम चाहिए। टैक्स आता है आपको, आप फिर सीखेंगे, फिर वो कहेगा भाई आपको लॉ आता है, आप सीखेंगे। ये जो चीज़ होती है ना, असल में ये वो चीज़ है जो कि आपके दिमाग को खोलती है यहाँ पे आके। और फिर डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज और बड़ा कुछ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी मैन, लॉन्ग स्टोरी।
द रोड टू द माउंटेन्स इज ऑलवेज डिफिकल्ट, लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं ना तो ऊपर के बाद जो आपको व्यू नजर आता है उसकी क्या ही बात होती है। चले जी आइए ज़रा रीडिंग पे सफ़ा नंबर 46 पे आए। ये सफ़ा हमने पढ़ लिया था गालिबन। 47 में भी मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। ये एग्जाम्पल्स आपने साथ साथ कर लेनी, और मेरा मशवरा है कि इनको ना पढ़ लिया करें। उसकी वजह यह है कि चूंकि अब आपको स्टैंडर्ड ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए अब ये किताब की जो थ्योरी है ये आपके काफ़ी काम आएगी। फिर है जी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने बतानी है। Borrowing cost directly attributable that would have been avoided if the expenditure on the qualifying asset had not been made to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the asset when it is probable that that will result in future. Okay. वो कह रहे हैं कि जब भी किसी इंटरेस्ट को आप कोई भी कर्जा अगर आप लेते हो किसी भी एसेट को बनाने के लिए, तो फिर आपको उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया तो है ही, वो मीट होगा तो बनाना पड़ेगा। तो ये बात इसके अंदर जो है ना वो ये लिखी हुई है, कोई इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये जो ब्रैकेट में लिखा ना दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट हैड नॉट बीन मेड। वो कहता है कि अगर आप एसेट बनाते ही ना तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट देनी ना पड़ती। तो शायद ये स्पेसिफिक बोरिंग की बात कर रहा है, और इसमें जनरल बोरिंग की भी बात आ सकती है, क्योंकि अगर आपने जनरल बोरिंग से कर्जा निकाला है, पैसा निकाला है, तो जाहिर बात है आपने स्पेसिफिक एसेट के लिए निकाला हुआ है ना। तो अगर आपने ना निकाला होता तो हो सकता है वो पैसे बैंक को वापस कर देते। तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है। आगे बात कर रहे हैं जी लर्निंग आउटकम 4 में स्पेसिफिक बोरिंग्स की सारी बातें हमने कर ली, और नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरिंग निकालने का तरीका, और उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम उसने लेस की हुई है। ये वही काम है जो हम वर्किंग वन में करते थे। मंथ्स आउटस्टैंडिंग शैल एक्सक्लूड सस्पेंशन पीरियड एंड विल स्टॉप व्हेन प्रोजेक्ट विल सीज। वो कहता है कि जी जो मंथ आउटस्टैंडिंग है ना, इसके अंदर से सस्पेंडेड पीरियड जो है ना वो निकाल दिया जाएगा। जबरदस्त हो गया मेरे भाई, जबरदस्त हो गया। एंट्री दी हुई है CWIP टू कैश से। CWIP क्या होता है? यही हमने पढ़ा था ना कि अगर साल खत्म हो गया और आपका काम अभी भी चलता रहा तो साल के आखिर में फिर आप CWIP को डेबिट करते हैं, आप एसेट को नहीं करते हैं। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, जर्नल बोरिंग्स। पढ़ना चाहूंगा मैं आपके साथ। इफ एन एंटिटी बोरोज फंड्स जनरली एंड यूजेस देम फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट और फॉर अदर ऑपरेटिंग नीड्स, द एंटिटी शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन by applying a capitalization rate to the expenditures on qualifying asset। ये फर्क है, स्पेसिफिक में जितना कर्जा लिया होता है सब पे इंटरेस्ट रेट लग जाता है, लेकिन जो जनरल बोरिंग होती है यहां पे सब पे नहीं लगता, बल्कि यहां पर किस पे लगता है? जितना आपने वहां से पैसा लेके एसेट पे खर्चा किया होता है। ठीक है, तो ये काम हम बहुत दफा कर चुके हैं, मेरे ख्याल में इसमें मसला तो कोई भी नहीं है। मंथ्स आउटस्टैंडिंग शैल एक्सक्लूड सस्पेंशन पीरियड एंड विल स्टॉप व्हेन प्रोजेक्ट विल सीज। ठीक है जी, मंथ्स आउटस्टैंडिंग में से हम एक्सक्लूड कर देंगे सस्पेंशन पीरियड, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम रोक देंगे। नीचे कैपिटलाइजेशन रेट निकालने का फॉर्मूला है, तो ये आप देख लीजिएगा। सफ़ा नंबर 52 हम वैसे ही मेरे हाल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारा हमने कंप्लीट पढ़ लिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट सफ़ा था। एग्जाम्पल 8 आप लाजमी कीजिएगा, कॉर्ड लिमिटेड। ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल 8 कॉर्ड लिमिटेड वाली आपने लाजमी कर लेनी है सफा नंबर 53 पे। वैसे तो सारा कुछ ही लाजमी करना है, लेकिन ये लाजमी कर लीजिएगा। फिर आता है जी एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। एक्सपेंडिचर्स ऑन ए क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंडिचर्स दैट हैव रिजल्टेड इन पेमेंट्स ऑफ कैश और ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर्स आर रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव्ड एंड ग्रांट्स रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द एसेट। ले जी, यहां पे जो बात कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि expenditures on qualifying asset include only those expenditures that have resulted in payment of cash or transfer of other asset। वो कहता है कि qualifying assets में आपने सिर्फ वो वाली अमाउंट शामिल करनी है, वो वाले खर्चे शामिल करने हैं जिसकी आपने पेमेंट कर दी है या जिसके बदले में आपने कोई ना कोई कैश पे कर दिया है। एक्सपेंडिचर्स आर रिड्यूस्ड बाय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो वो करने लगा है। वो कह रहा है आपने इस खर्चों में से माइनस कर देना है एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, अगर कोई भी पेमेंट आपको रिसीव हुई है, शायद इन्वेस्टमेंट इनकम की बात कर रहा है। और आगे वो कहता है ग्रांट्स रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द एसेट। ग्रांट क्या होती है? यही तो हमारा अगला स्टैंडर्ड है IS 20, जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट पढ़नी है। तो देखें जी, एक आपके साथ मैं ओपन बात कर रहा हूँ, आपको तो बल्कि मैंने क्लास में बता ही दिया था। ये लेक्चर जो आपके सामने लेक्चर 55 है ना, ये आपको मिलना है सैटरडे को। मैं आज बैठा हूँ वेडनेसडे पे, ठीक है, ओपन बात कर रहा हूँ। तो अभी ना बीच में 2 दिन का गैप है, थर्सडे और फ्राइडे। मुझे लग रहा है, जो मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं, कि थर्सडे को जो कल मैंने आपको सुबह सवाल कराना है वो GNU कैश वाला, सॉरी सुबह नहीं, देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने जो आपको सवाल दिया था ना GNU कैश वाला बुध के दिन,
वो मैंने आपको थर्सडे को कराना है, बल्कि थर्सडे को करा दिया होगा, जब तक आपको लेक्चर मिलेगा मैंने करा दिया होगा। उसके बाद मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ रीडिंग ही है थोड़ी बहुत, और इसके अलावा मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कराने को कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो होपफुली जो फ्राइडे की क्लास हमारी थी, वो फ्राइडे की क्लास के अंदर हम ये सारी बातें जो है ना हमने वो कर ली होंगी, तो शायद मैं उस मौके पे ना ये मैं IS-20 शुरू करवा चुका हूँ, कुछ थोड़ी बहुत बात मैं कर चुका हूँ। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये लेक्चर मिलना आपको सैटरडे पे है, लेकिन आज मैं जिस दिन बैठा हूँ ना, आज बुध है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि फ्राइडे को मैं IS-20 शायद शुरू करवा चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्राइडे को कराने वाला इतना काम नहीं है, एक दो बातें ही हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो इसलिए जब आपको ये लेक्चर मिलेगा तब तक शायद हम IS-20 शुरू कर चुके होंगे, तो आपको ना इस वाली जुमले का पता लग जाएगा, ग्रांट्स रिसीव्ड इन कनेक्शन विद एसेट, कि जो भी हम एसेट बनाते हैं उससे अगर हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट है, वो भी शायद मैंने अब तक आपको बता दिया होगा, जब तक ये आपको लेक्चर मिलेगा तो समझ आ गई आपको। डिस्क्लोजर्स, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। आपने इस साल के दौरान जितने भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की आपने वो बतानी है। द कैपिटलाइजेशन रेट यूज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, और आपने वो रेट बताना है जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया, ठीक है। तो सादा सी बातें आपने बतानी है। आगे बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये हमने सारे के सारे कर लिए हुए थे, आगे बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। फिर सम टर्मिनोलॉजीज थी सफ़ा नंबर 59 पे, और पेज नंबर 60 पे एक समरी थी जिसकी हमने बात की थी। ले जी, यहाँ पे इस स्टैंडर्ड का मुकम्मल तौर पे अख्ताम हो गया। इसके हमने सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम कर लिए, इसके MCQs भी कर लिए और इसकी रीडिंग भी हमने कर ली, ठीक है जी। अब वैसे हमारा रह क्या क्या गया है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम वेडनेसडे पे बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाएगा एक दो दिन में, 30 तो ख़त्म हो जाएगा, 30 को यकम को। फिर हमारा रह जाएगा जी गवर्नमेंट ग्रांट्स, करेक्शन ऑफ एरर्स, स्टेटमेंट ऑफ इनइक्विटी, वॉल्यूम 1 में 3। सर इसके बाद वॉल्यूम 2 भी है, पता है ना आपको? हाँ, वॉल्यूम 2 में क्या क्या है जी? वॉल्यूम 2 में हमारे पास 3 ये हो गए ना। वॉल्यूम 2 में हमारे पास है EPS, उसके बाद हमारे पास है जी रेशोस, NPO, कैश फ्लो, ठीक है ना, और एक आधा वो फ्रेमवर्क है, उस पर तो कोई मसला नहीं। तो 8 चैप्टर अभी हमारे रह गए, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि IS-16 हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड था, बोरिंग कॉस्ट एक बड़ा स्टैंडर्ड था। आगे जो बड़े स्टैंडर्ड आ रहे हैं ना, जिसमें ज़्यादा गुफ्तगू होनी है, वो बड़े स्टैंडर्ड वही वाले हैं। EPS हो गया, कैश फ्लोज और NPOs जो है ना ऑलमोस्ट सेम बातें हैं, फॉर्मेट सेम है। एक समझ आ जाएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। हाँ, उस पर यह है कि 5-5, 6-6 दिन लगेंगे, तो वही है कि एक एक हफ्ते में इंशाल्लाह हम ये दोनों स्टैंडर्ड, अभी हमारे पास कितने 8 हफ्ते हैं ना इसके बाद, और 8 ही हमारे पास स्टैंडर्ड है। हाँ, तो बस ठीक है, स्टैंडर्ड तो नहीं हर कहना चाहिए, 8 चैप्टर है। फ्रेमवर्क तो वैसे ही 2 दिन का है, तो उसको तो आप निकाल दें। पीछे एक एक हफ्ते का NPO और कैश फ्लो है। फिर करेक्शन ऑफ एरर और स्टेटमेंट्स इनइक्विटी, ये भी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन टाइम जो हमारा लेगा ना, वो लेगा IS-33, उस पर टाइम हमें काफ़ी लग जाएगा, लेकिन उसको कंपेंसेट करने के लिए फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है, वो वक्त बचाएगा हमारा, रेशोज वक्त बचाएंगी हमारा, तो ये काम हम कर लेंगे। तो सर अगर तो ये छुट्टियां ना होना बीच में, ये सारा कुछ स्मूथली चलता रहे, तो मेरे ख्याल में इनमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम वक्त पे ये काम खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। तो बाकी कोई सवाल इसके अलावा? बस ठीक है, मेरे ख्याल में अभी मैं गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं जुमे तक वो करा ही लूँगा शुरू, तो इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात फिर उसी वक्त होगी। तो अभी सैटरडे के लिए इतना ही काफ़ी है जो आपको लेक्चर ये मिलेगा, तसल्ली से देखिएगा इस लेक्चर को। इंशाल्लाह फिर अब आप लोगों से पीर को मुलाकात होगी, गवर्नमेंट ग्रांट को आबोताब के साथ शुरू करेंगे। मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।